चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैंने इससे पूर्व जो आपको वीडियो दिए हैं उसके बारे में आपको बताना अच्छा समझता हूं, जिसे आपको जानने में प्रत्येक ग्रहों के तत्वों का जो नियम है बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं। अब हम आपको बताते सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन ग्रहों के तत्वों की विचार की कुंडलियां हम डाल चुके हैं, दे चुके हैं। अब हम राहु के ग्रह पर क्या जीवन में असर होगा मनुष्य के ऊपर, वह वीडियो देने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियो को भी देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकेंगे। बड़ा सुंदर सूत्र है प्रत्येक ग्रहों का। यह आपको ज्योतिषी बनने में किसी भी तरह की हानि नहीं होने देगा और सहज में ही आपको इसके बारे में ज्ञान हो जाएगा। चलिए राहु के लिए चलते हैं। हम राहु के बारे में गुण दोष का एक बार दर्शन करते हैं। राहु के गुण दोष प्रायः शनि देवता की भांति ही हैं। शनि की तरह राहु भी काले रंग में, धीमी गति वाले, रोगप्रद और स्नायु रोग कारक होते हैं। यह भी पृथकताजनक, दीर्घाकार, अंधकार प्रिय एवं भय उत्पादक ग्रह कहा जाता है ज्योतिष में। राहु एवं केतु अचानक फल प्रदान करते हैं, यह प्रसिद्ध है। और अच्छा या बुरा कोई भी फल देंगे पर अचानक देंगे। हो सकता है अगर राहु नवम स्थान में हो और नवमेश बलवान हो, विशेषतः बुध नवमेश होकर के बलवान हो, तो अचानक भाग्य चमक उठता है, याद रखिएगा। और अनजाने में ही बहुत लाभ और पदवी आदि प्राप्त करवा देता है। इसी प्रकार राहु धन, पंचम, लाभ स्थान में लॉटरी आदि के द्वारा शुभ तथा अचानक फल देने में सहायक होता है। अगर इन भावों के स्वामी बलवान हो, राहु जब शनि के साथ स्थित हो तो राहु की दृष्टि से सचेत हो जाना चाहिए, सावधान। ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि, जो कि हमेशा राहु से पंचम, सप्तम, नवम भावों पर पूर्णतः रहती है, ना केवल अपना ही अपितु शनि का प्रभाव भी यह दृष्टि रखती है और विशेष पृथकता आदि अनिष्ट फल को करने वाली होती है। जैसे शनि और राहु दशम स्थान में बैठे हों तो अचानक तो धन नाश अथवा त्याग का योग बन जाता है। क्यों? कि राहु की द्वितीय भाव में पंचम दृष्टि में राहु तथा शनि दोनों का प्रभाव। अब जानते हैं केतु के गुण दोष प्रायः मंगल के से हैं। याद रखिएगा, केतु भी मंगल की भांति अग्नि स्वरूप है। यदि सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव कहीं एक जगह सीधा दृष्ट हो जाए या फिर एक जगह बैठ जाए तो उस स्थान से प्रदर्शित वस्तु में आग लग जाती है, क्योंकि तीनों अग्नि हैं। जैसे यह प्रभाव लग्न पर हो तो सिर में आग लग जाए इत्यादि। अच्छा, घर में अगर प्रभाव पड़े तो घर में आग लग जाए, कारोबार में प्रभाव पड़े तो कारोबार में आग लग जाए, विद्या में आग लग जाए, पत्नी के जीवन में सुख आग लग जाए। शुभ स्वक्षेत्री ग्रह के साथ मिलकर केतु विशेष लाभ देता है, यह भी ध्यान रखना। जैसे स्वक्षेत्री शुक्र तुला राशि में केतु के साथ हो तो मनुष्य बहुत धनवान होता है। यही योग नवम में हो तो बहुत भाग्यशाली एवं राज्यमानी होता है। हिटलर की जन्म कुंडली में धनु राशि का गुरु केतु के साथ तृतीय स्थान में था। उसकी क्रूरता बाहुशक्ति इतिहास में सब जानते हैं। केतु भी राहु की भांति अचानक फल देता है। केतु यदि योग कारक ग्रह के साथ बैठ जाए, स्थित हो जाए, तो केतु अधिष्ठित
राशि का स्वामी अपनी मुक्ति से, अपनी भुक्ति से, अपनी युक्ति से अचानक लॉटरी आदि से धन प्राप्त करवा देता है। राहु म्लेच्छ ग्रह है। छठे स्थान में देखा जाए तो म्लेच्छ स्थान कहा गया। अतः जिन वस्तुओं पर षष्ठेश तथा राहु का प्रभाव पड़ेगा वे वस्तुएं म्लेच्छ फॉरेन बन जाएंगी। यदि स्त्री की कुंडली में षष्ठेश पर राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी आदि म्लेच्छ प्रभाव हो तो स्त्री से शयन सुख म्लेच्छ बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, मैं कई बार ये वीडियो कई तरह की बना चुका हूँ। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि क्या आप सेक्स रिलेटेड वीडियो बनाते हैं? नहीं साहब, जीवन में हमेशा मनुष्य किसके पीछे लगा रहता है? कहते हैं रोजी रोटी के पीछे लगा रहता है, दौलत, औरत, इनके पीछे हमेशा मनुष्य लगा रहता है। जिसका जैसा नजरिया। फिलहाल स्त्री की शैया का सुख अन्य स्त्रियां भोगती हैं, जिसका अर्थ यह निकलता है कि उसका पति अपनी स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों को भी अपनी स्त्री बनाता है। यदि द्वादश स्थान पर यह स्थिति बन जाए तो राहु सर्वथा उल्टा चलता है। जब किसी बकरी ग्रह की महादशा में राहु की युक्ति आ जाए, तब राहु की दशा में तो मनुष्य को वस्तुएं लौटाई जाती हैं। मकान, जायदाद आदि नष्ट पदार्थों की पुनः प्राप्ति होती है। राहु एवं मंगल का प्रभाव यदि दूसरे भाव तथा इसके स्वामी पर पड़े तो राहु के टेढ़ेपन के प्रभाव के कारण मुख टेढ़ा हो जाने का रोग हो जाता है। इसको फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। विशेष नियम, जब मनुष्य से राज्य छिन जाए, घर बार छूट जाए, स्त्री का त्याग हो जाए, भोग विलास का त्याग हो जाए, तो ऐसे त्याग अथवा पृथकता के पीछे बहुधाकार पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव रहता है। जैसा कि हमने चर्चा की है पीछे कई वीडियो में। अर्थात राहु, शनि एवं सूर्य में से 2 अथवा 3 ग्रह जिस भाव, ग्रह आदि पर अपना प्रभाव डाले, मनुष्य उन भावादि से अवश्य अलग हो जाता है, उसकी जिंदगी से वो हट जाता है। पत्नी हो, पुत्र हो, सुख हो, मकान हो। जैसे राहु तथा शनि का प्रभाव दशम भाव या फिर दशमेश पर हो तो मनुष्य को राज्य से हाथ धोना पड़ता है। इन पृथकतावादी ग्रहों का सिद्धांत सर्वत्र उपयोगी है। रोग के संदर्भ में ये पृथकताजनक प्रभाव छठे भाव, उसके स्वामी, छठी राशि एवं उसके स्वामी अर्थात काल पुरुष के छठे अंग पर पड़ता ही है। तो काल पुरुष के छठे अंग अर्थात कौन सी हैं छठे अंग की? आंतें, अंतड़ियों से पृथकता होती है। कई बार देखा गया है कि लोगों का लीवर डैमेज हो जाता है। ये क्या है? पृथकताजनक है। अर्थात वहाँ अंतड़ियाँ अपने स्थान को छोड़ देती हैं। अंतड़ियों की इसी स्थानांतर स्थिति को ही तो हर्निया भी कहते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत का प्रयोग आयुर्वेद शास्त्र में भी किया जा सकता है। राहु और केतु को भी, इनकी भी विशेष दृष्टियां हैं और इस दृष्टि का बड़ा महत्व है। यदि इस दृष्टि की अवहेलना की जाए तो फलादेश कई एक परिस्थितियों में वस्तु स्थिति के सर्वथा प्रतिकूल निकलता है। तो राहु और केतु प्रत्येक अन्य ग्रह की भांति निज स्थान से सप्तम स्थान को तो पूर्ण दृष्टि से देखते ही हैं। उनकी विशेष दृष्टि बृहस्पति की भांति पंचम और नवम स्थान पर भी पूर्ण रूपेण पड़ती है। तो राहु और केतु जिन ग्रहों के साथ बैठे हों, स्थित हों, उनका प्रभाव भी राहु केतु की
दृष्टि में ही रहता है, क्योंकि ये ग्रह छाया ग्रह हैं और अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते, जिसके साथ बैठेंगे उसकी जैसी स्थिति बना लेते हैं। राहु और केतु अधिष्ठित राशि के स्वामी का प्रभाव जहां भी युति अथवा दृष्टि द्वारा पड़ रहा हो, उस प्रभाव में राहु अथवा केतु का क्रमशः स्वभाव रहता है। यानी राहु का स्वामी शनि बन रोग, पृथकता, विलंब, अड़चन आदि उत्पन्न करता है, और केतु का स्वामी मंगल धन, अग्निकांड, चोट, चोरी, मारना आदि घटनाओं को घटित करेगा, चाहे वो ग्रह गुरु जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह ही क्यों ना हो। अतः गुरु आदि शुभ ग्रह की दृष्टि पर विचार करते समय इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए कि कहीं ये शुभ ग्रह राहु अथवा केतु अधिष्ठित राशियों के स्वामी तो नहीं है। मान लीजिए राहु अधिष्ठित, केतु अधिष्ठित कैसे जानेंगे आप? यहाँ पर यदि बृहस्पति की राशि है, जैसे मीन राशि पर राहु बैठ जाए, तो अब मीन राशि का अधिष्ठान किसको प्राप्त है? बृहस्पति को। अर्थात बृहस्पति राहु से अधिष्ठित हो गया। हमने एग्जाम्पल दिया है जिससे आप समझ सकें। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश साधारणतया अग्नि के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि लग्न, पंचम तथा नवम स्थान अग्नि स्थान है। इसी प्रकार द्वितीय, षष्ठेश, दशमेश पृथ्वी तत्व को दर्शाते हैं। द्वितीयेश, षष्ठेश, दशमेश ये पृथ्वी तत्व को दर्शाते हैं। तृतीयेश, सप्तमेश तथा एकादशेश वायु तत्व को दर्शाते हैं। परंतु जब इन लग्नादि भाव में से कोई ग्रह विद्यमान हो जाए तो लग्नेश आदि उस ग्रह के तत्व के परिचायक होंगे, न कि उस भाव के। जैसे मान लीजिए द्वादश स्थान में केतु या फिर मंगल बैठे हों और द्वादश स्थान में मकर राशि है। यहाँ यद्यपि द्वादश स्थानाधिपति होने के नाते तथा एक राशि जो है मकर की स्वामी का स्वामी राशि का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। तो इस तरह से शनि के ऊपर, शनि की तत्व का प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। वास्तव में इस सिद्धांत के पीछे एक अन्य मौलिक सिद्धांत काम कर रहा है। वो मौलिक सिद्धांत ये है कि प्रत्येक ग्रह, चाहे वो नैसर्गिक पापी हो अथवा नैसर्गिक शुभ ग्रह, उस ग्रह के स्वभाव आदि का फल देगा जो ग्रह उसकी राशि में स्थित है। मान लीजिए कि धनु राशि में मंगल बैठा है। अब धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु में बहुत हद तक मंगल का स्वभाव काम करेगा। तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। धनु राशि में अगर मंगल बैठा है, अब धनु राशि में मंगल बैठा और धनु राशि के स्वामी हो गए बृहस्पति, तो गुरु में बहुत हद तक मंगल का स्वभाव काम करेगा और गुरु की दृष्टि अथवा योग न रहकर मंगल की युति अथवा दृष्टि का योग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में फल भिन्न हो जाना स्वाभाविक तथा अनिवार्य है। गुरु, बुध, चंद्रमा तथा शुक्र ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। सूर्य पापी नहीं परंतु क्रूर ग्रह है। मंगल, शनि, राहु तथा केतु नैसर्गिक पापी ग्रह हैं। बुध तथा चंद्रमा की शुभता में तारतम्य आता रहता है। बुध तो यदि अकेला हो तो शुभ और शुभ ग्रहों के साथ हो तो भी शुभ, परंतु पापी ग्रहों के साथ हो तो पापी बन जाता है। यह सिद्धांत है। चंद्रमा जितना ही सूर्य के समीप होगा उतना निर्बल और जितना सूरज से दूर होगा उतना ही बलवान हो जाता है। सूर्य के 6 तिथि इस और शुक्ल पक्ष में तथा 6 तिथि उस और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण बली माना जाता है। फिर से समझ लीजिए, सूर्य के 6 तिथि इस ओर, जैसे सूर्य की 6 तिथि जो सूर्य की तिथियां होती हैं इस ओर और शुक्ल पक्ष में तथा कृष्ण पक्ष में उस ओर 6 तिथि बली माना जाता है। मैं आपको साधारण शब्दों में और समझा देता हूं। यदि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का बल देखा जाए
तो अष्टमी से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का बल प्रारंभ होता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा का प्रभाव रहता है, बलवान रहता है। ये सूत्र समझ लीजिए। और अमावस्या में तो खास तौर से चंद्रमा पापी हो जाता है, नीच हो जाता है, तो इसका प्रभाव पाप ग्रहों जैसा हो जाता है। चंद्रमा के संबंध में एक और बात याद रखने की ये है कि चंद्रमा सूर्य के समीप होता हुआ भी बलवान समझा जाएगा यदि सूर्य स्वयं निर्बल हो। जैसे सूर्य तुला राशि के चतुर्थ स्थान में हो और चंद्रमा वृश्चिक राशि द्वितीय तिथि का पंचम भाव में हो, तो भी चंद्रमा बलवान समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य स्वयं तुला राशि में भी निर्बल हैं और चतुर्थ केंद्र में भी दिग्बल को खोकर निर्बल हैं। जो भाव अपने स्वामी द्वारा दृष्ट हो तथा उस भाव पर शुभ दृष्टि भी हो, जो कि निज भाव को देख रहा हो, तो स्वामी द्वारा दृष्ट भाव की बहुत वृद्धि होती है। जैसे तुला राशि से मंगल पंचम स्थान में पड़ा हो और गुरु द्वारा द्वादश स्थान अथवा सप्तम स्थान में हो, तो मंगल की दृष्टि अपनी निज राशि मेष पर पड़ेगी और मेष अथवा मंगल शुभ दृष्टि भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में एकादश भाव से संबंध लाभ बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ये मंगल की दृष्टि लाभ भाव द्वारा प्रदर्शित बड़े भाई के जीवन के लिए हानिकारक हो जाती है। अर्थात कुंडली वाले के बड़े भाई की अल्पायु होने की शंका बनी रहती है, स्वल्प संख्या में होने का अनिष्ट बना रहता है। दूसरे शब्दों में उक्त सिद्धांत का लाभ धन के क्षेत्र में है, ना कि जीवन के क्षेत्र में है। बकरी ग्रह विशेष बलवान हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि वृश्चिक लग्न हो और पुत्र भाव का स्वामी गुरु, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति हो, बृहस्पति की राशि मीन बन जाएगी, तो वृश्चिक लग्न हो उदाहरण के लिए और पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति द्वादश अनिष्ट स्थान में, अनिष्ट शत्रु राशि तुला में भी हो, परंतु यदि वक्री है तो कम से कम 2 पुत्र अवश्य देगा। शुक्र 12वें स्थान में बहुत प्रसन्न रहता है, क्योंकि शुक्र एक भोगात्मक ग्रह है और द्वादश स्थान भोग का स्थान है। अतः शुक्र जिसकी कुंडली में 12वें स्थान में होता है वो बहुधा स्त्री सुख वाला भोगी रहता है। इसी प्रकार शुक्र 6ठे स्थान में भी धन संबंधी शुभ फल ही देगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस विषय को हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंतर्गत आपसे विदा लेते हैं। अगले विषय में हम पुनः चर्चा करेंगे अपने मत, ज्योतिषीय मत, शास्त्रों के मत, उसमें मिश्रित करके जब घोल के आपको देंगे तो आपको और ज़्यादा अधिक जानकारी मिलेगी। परंतु एक बात मैं कहूँगा कि आप लोग कृपया इस विद्या को गूढ़ ही समझें और अपने अंतर में जितनी जिज्ञासा बनाएं उतनी श्रद्धा भी रखें। श्रद्धा के साथ इस विद्या को ग्रहण करें, उपासना के मार्ग से इस विद्या को पुष्ट करें, ताकि यह बेल बड़ी हो जाए। आपके अंदर इसके बारे में जितनी जिज्ञासा अच्छी होगी, श्रद्धा होगी, उतना ही यह वृक्ष पुष्ट होता जाएगा ज्योतिष रूप का। ज्योतिष ज्ञान वृक्ष है, वेदों का तीसरा नेत्र है, अतः आध्यात्मिक विषय है। इसमें किसी भी तरह से बचकानी बातें ना सोचें। हाँ, हो सकता है कि मुझसे कभी कोई भूल हो जाए, शब्दावली में, शीघ्रता में बहुत ज़्यादा देने के कारण कभी कभी इंसान के टोकरी में जितना कुछ होता है ना, मान लो फल रखे हैं तो फल के बीच में ही पत्ते भी पड़े हैं, तो शीघ्रता में वो जब फल उंडेलता है तो उसके हाथ से पत्ते भी गिर जाते हैं। तो उन पत्तों का महत्व तो नहीं है, महत्व है फल का। अतः उन पत्तों को फेंक दे, सूप जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लेता है और जो कूड़ा करकट है उसे फेंक देता है। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिषी को इन तथ्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए, ना कि उसमें कमी निकालना है तो मुझे ज़रूर बता दें, ताकि मैं उन कमियों का भरसक प्रयास करूंगा कि संपूर्ति करूं, उन कमियों को बहिष्कृत करूं। तो खैर, ये विषय और ज़्यादा लंबा ना करके हम वीडियो में यहीं विदा लेते हैं आप सभी से, विद्वानों से।
प्रणाम करते हैं। नमस्कार और जय श्री कृष्णा।